नमस्कार दोस्तों, दिल्ली अप टू डेट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, जो कि इस समय हमारे देश में बहुत तेज़ी से हाइप्ड अप है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे साथ में बैठे हैं मिस्टर मनीष कुमार गुप्ता, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी। ये हमें इससे संबंधित सारी जानकारियों से अवगत कराएंगे। जी देखिए दोस्तों, आज हमारे देश में इंसॉल्वेंसी एक ऐसा कानून है जो 2016 में आया था और आम जनता का ये हथियार बन चुका है। आज अगर किसी का पैसा किसी कंपनी ने रोक रखा है तो उसको वसूलने का सबसे बड़ा हथियार ये कानून बन चुका है। अगर कोई बैंक का अकाउंट एनपीए होता है तो पैसे वसूलने के लिए ये कानून इस्तेमाल में आता है। अगर आपने घर खरीदा है और घर की अभी तक डिलीवरी नहीं आई और आप पेमेंट दे चुके हैं तो अपने पैसे की वापसी घर लेने के लिए ये कानून एक बड़ा हथियार बन चुका है। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी इस कानून के द्वारा एनसीएलटी के इंटरवेंशन से हो चुकी है और बिना कानून की जद में आए सिर्फ इसके नोटिस दे कई लाख करोड़ रुपए अब तक वसूल हो चुके होंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में यह कानून एक कारगर कानून सिद्ध हो रहा है। मनीष जी, आप हमें बताएंगे कि इस कोड के अंदर कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी में? जी 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 देखिए, ये कानून बहुत ही सिंपल कानून है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, या कोई भी पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, कंपनी, सोसाइटी, कोई भी कानूनी व्यक्ति भी इसके अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आपका पैसा 1 लाख रुपए से ज्यादा का ड्यू होना चाहिए। तो मनीष जी, क्या कोई कंपनी इसके अगेंस्ट खुद किसी और कंपनी में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी इस कानून के तहत क्लेम फाइल कर सकता है, लेकिन इसकी दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्लेम और एप्लीकेशन सिर्फ कंपनी के खिलाफ ही फाइल हो सकती है, यानी कंपनी और एलएलपी के खिलाफ ही फाइल हो सकती है। यानी यह कानून सिर्फ और सिर्फ अभी कॉरपोरेट पर्सन से पैसा वसूल करने के लिए काम में कारगर है। यानी अगर कोई एलएलपी है या कंपनी है तो उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपील फाइल या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अगर आपका पैसा किसी कंपनी पर ना निकलकर अगर किसी फर्म पर निकलता है या किसी व्यक्ति पर निकलता है तो आप इस कानून के तहत एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। मनीष जी, अगर हमें ये जानना है कि हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? इस एप्लीकेशन को फाइल करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में रख के आपको एप्लीकेशन एनसीएलटी में फाइल करनी होती है। ये एनसीएलटी देश में कई सारे हैं, करीब 7-8 एनसीएलटी हैं। इसमें जिस कंपनी के खिलाफ आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के आधार पर यह तय होगा कि एप्लीकेशन कहाँ फाइल की जाएगी। अब देखिए, कौन कौन अपील फाइल कर सकता है, इस पर खास चर्चा ये है कि आपका क्लास क्या है। इसमें 3 तरह के लोग ही अपने एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एक फाइनेंस क्रेडिटर्स, दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और तीसरा कॉरपोरेट एंटिटी स्वयं, यानी कंपनी स्वयं भी अपनी अपील फाइल एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। अब देखिए, फाइनेंस क्रेडिटर कौन होता है वो जान लीजिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है वो जान लीजिए, और कंपनी अगर स्वयं की इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करेगी तो उसका तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए, फाइनेंस क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पैसा उधार पे दिया हो या इंटरेस्ट पे दिया हो, जिसके बदले में उन्हें धन उधार दिया हो, जिसके बदले में उन्हें कुछ इंटरेस्ट या उस जैसा ही कुछ मिलने वाला हो। उन्होंने उसके लिए बिजनेस के लिए पैसा दिया हो या उनकी एसेट खरीदने के लिए पैसा दिया हो या उनकी गाड़ी को फाइनेंस करने के लिए पैसा दिया हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, या किसी होम बायर ने अपना पैसा इस शर्त पर दिया हो कि अगर मुझे घर नहीं मिलेगा या डिले मिलेगी तो मुझे उसमें इंटरेस्ट मिलेगी, तो ऐसे सभी लोगों को फाइनेंस क्रेडिटर की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ऐसे सभी लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 7 के तहत अपनी एप्लीकेशन एनसीएलटी में दाखिल कर सकते हैं। अब दूसरा आता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं और उन्होंने अपनी सेवाएं या अपना माल
या इस तरह की भी कोई काम कंपनी के लिए किया हो जिसके लिए उनका बिजनेस डेट उस कंपनी पर निकलता हो, तो ऐसे सभी लोग सेक्शन 8 की कैटेगरी में आएंगे। इनको ऑपरेशनल क्रेडिटर कहा जाएगा और ऐसे सभी लोग अपनी एप्लीकेशन एनसीएलटी में फाइल कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंस क्रेडिटर को अगर अपनी पिटीशन और एप्लीकेशन एनसीएलटी में फाइल करनी है तो उन्हें 25,000 रुपये की कोर्ट फीस लगानी होगी। ऑपरेशनल क्रेडिटर को अगर ऐसी एप्लीकेशन फाइल करनी है तो उसे मात्र 2,000 रुपये की एप्लीकेशन फीस, कोर्ट फीस देनी होगी। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है कंपनी स्वयं। देखिए दोस्तों, जब भी कंपनी को कभी ऐसा लगता है कि ये कंपनी के मालिकों, डायरेक्टर, शेयर होल्डर या कंपनी के सीएफओ या सीईओ को कभी ऐसा महसूस होता है या इनमें से किसी एक को कि ये कंपनी अब नहीं चल पाएगी, 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट कर चुकी है, तो ऐसे केस में वो डायरेक्टर के थ्रू या सीएफओ या सीईओ के थ्रू भी एनसीएलटी में अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात आप जान लें, फाइनेंस क्रेडिटर हो या ऑपरेशनल क्रेडिटर हो या कॉरपोरेट एंटिटी स्वयं एप्लीकेशन देती हो, इन सभी केस में 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट होना आवश्यक है। अर्थात जो एप्लीकेंट है उसका 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट हुआ हो, चाहे वो सिंगल शॉट में हुआ हो या मल्टीपल शॉट में हुआ हो। मनीष जी, अगर हमें किसी कंपनी के अगेंस्ट सीआरपी प्रोसेस इनिशिएट करना है तो पहला स्टेप क्या है जो किसी एक क्रेडिटर को लेना चाहिए, जो कि कानून के तहत जरूरी है? जी देखिए, इसमें भी 2 अलग अलग बातें हैं। अगर आप फाइनेंस क्रेडिटर हैं तो आपको अपनी पिटीशन सीधे जाकर एनसीएलटी में जमा कर देनी होगी। आपको किसी प्रकार का कोई और स्टेप नहीं लेना है, कोई आपको पार्टी को सूचना नहीं देनी है। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं तो आपको एनसीएलटी के नियमों के नियमों पर बने हुए फॉर्म 3 और फॉर्म 4 को भरकर अपना क्लेम बताते हुए, अपने बिल की या लेजर की डिटेल देते हुए उनको स्पीड पोस्ट से या ईमेल से या दोनों से उस कंपनी को भेजना होगा, और जिसमें यह बताना होगा कि हमारा जो ड्यूज है आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए, वरना हम आपके खिलाफ एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत एप्लीकेशन दाखिल कर देंगे। और हमें तब 10 दिन का इंतजार करना होगा। अगर इस बीच उन्होंने या तो पेमेंट कर दिया या वो पेमेंट पहले कर चुके हैं उसकी सूचना दी, या उन्होंने ये बताया कि नहीं, हमारे और आपके बीच में तो एक वैलिड लीगल डिस्प्यूट है, और ये क्लेमेंट को भी स्वीकार कि हाँ आपके बीच डिस्प्यूट है, इन तीनों अवस्था में एप्लीकेशन दाखिल नहीं होगी। अन्यथा आप इस 10 दिन के नोटिस के 10 दिन गुजर जाने के पश्चात रिक्विजिट कोर्ट फीस के साथ एनसीएलटी में अपनी पिटीशन और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। देखिए, ये फाइल करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या लॉयर की आवश्यकता होती है। ऐसे आप स्वयं जाके भी अपनी जिरायत खुद कर सकते हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको, अगर आप फाइनेंस क्रेडिटर हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ किसी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की कंसेंट भी आपको लगा के देनी होगी, जिसमें वह इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यह स्वीकार करेगा कि अगर ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई तो मैं इसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने को तैयार हूं। मनीष, अगर कोई एक इंडिविजुअल ट्रेडर है और उसने कंपनी के साथ में कुछ साझा करा, कोई ट्रांजैक्शन करी, कुछ करा है, उसके पैसे ड्यू हो रहे हैं उस कंपनी पे, तो क्या वो उनको डिमांड नोटिस शेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा उन दोनों के बीच में व्यापार की टर्म्स क्या थी। जैसे व्यापार की टर्म्स उन्होंने 3 महीने का उधार दिया या 1.5 महीने का उधार दिया, तो 1.5 महीने से पहले वो केस नहीं कर सकता। पहले तो वो 1.5 महीने तक का इंतजार करेगा कि जो ड्यू डेट है उससे पहले तो उनका पैसा बनता ही नहीं है। जो भी क्रेडिट पीरियड उनके टर्म्स एज पर बिल और एज पर एग्रीमेंट जो बने हैं, चाहे वो वर्बल एग्रीमेंट हो या रिटन एग्रीमेंट हो, उसके होने के बाद भी उन्हें, जैसा कि मैंने बताया था, फॉर्म 3 और फॉर्म 4 में उन्हें एक नोटिस भेजना होगा। अगर वो नोटिस तक पैसा ना दे पाए या डिस्प्यूट साबित ना कर पाए तो फिर वो ट्रेडर आपका, जो आप कह रही हैं, वो एनसीएलटी में अपना एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। तो सिमिलरली क्या एक पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी के अगेंस्ट जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए, इसके अलावा
कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया हो और उन्हें पैसा वापस लेना हो, जैसे अगर कोई पॉन्जी स्कीम में भी किसी ने पैसा लगाया हो, किसी चिटफंड कंपनी में पैसा लगाया हो, जैसे हम देखते हैं तरह तरह के फाइनेंस में क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो शारदा का स्कैम हो, चाहे वो एब्लेज कंपनी का जैसे स्कैम हो, जिन्होंने झूठे वादे करके किसी न किसी स्कीम की तरह पैसे लगा दिए और उनसे पैसे मांगे, और जिनको पैसे वो ब्याज समेत या कंडीशन कंसीडरेशन रिटर्न करने का वायदा किया है, ऐसी कंपनियों के अगेंस्ट भी क्लेम फाइल किया जा सकता है। मनीष जी, जैसा आपने अभी कोट करा एब्लेज के बारे में, तो एब्लेज इंफो सॉल्यूशंस जो कंपनी थी, उसमें मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ने पैसा लगाया था, तो क्या हम उसकी करंट स्टेटस जान सकते हैं? क्योंकि ये कंपनी तो पूरा फ्रॉड थी, पूरा स्कैम थी, तो इसका करंट। ये कंपनी अभी इंसॉल्वेंसी में चली गई है और IRP इसका अपॉइंट हो गई थी, उन्होंने अपनी क्लेम मांगे थे। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपके फ्रेंड्स के पास उनके क्लेम फॉर्म पहुंचे होंगे और आप उनसे ये चेक करिए कि क्या उन्होंने अपने क्लेम फॉर्म फाइल करके दे दिए हैं। तो वो जब क्लेम फाइल करेंगे तो कंपनी के पास जो भी नेटवर्थ फाइनली होगी और जो भी सब जगह से रिकवर करके IRP लाएगा, तो उसमें से प्रोपोर्शनेट पैसे उनको मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमने इसमें कौन कौन फाइल कर सकता है, सेक्शन 7, 8 और 10 के तहत फाइनेंस क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कंपनी स्वयं भी फाइल कर सकती है। देखिए, ये बहुत ही कारगर कानून है। जैसे ही ये एप्लीकेशन NCLT मिलती है, 14 दिन के अंदर अंदर NCLT इस पर फैसला ले लेती है, और इसके बाद जैसे ये एप्लीकेशन एडमिट होती है, कुल पीरियड 180 दिन का ही है जिसके अंदर फैसला हो जाना है। तो हम ये समझ पाएंगे कि ये जो इंसॉल्वेंसी का कानून है, ये 180 के अंदर अंदर आपको न्याय दिला पाएगा। किसी किसी केस में जहां चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं, तो 90 दिन की एक एडिशनल टाइम एक्सटेंशन की अप्रूवल NCLT की परमिशन से मिल सकती है, और अगर ऐसी कोई अप्रूवल होती है तो ऐसे मिला के 270 दिनों में ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर समाधान मिल जाता है। और अगर कोई कंपनी की स्थिति इतनी खराब है कि इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे मामलों में NCLT समय बीतने के पश्चात या ये निश्चय हो जाए कि इसमें कोई समाधान नहीं होगा, तो ऐसी कंपनियों को लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करके इस कंपनी को बंद करने का आदेश भी दे सकती है। थैंक यू सो मच मनीष जी, हमारे साथ ये इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। हम आई होप मेरे फ्रेंड्स को ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और हम इन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे अपने क्लेम्स फाइल कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन NCLT में एडमिट करा सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके आगे भी हम लगातार इसमें और सीरीज में जारी रहेंगे। इसके बाद इसके आगे की प्रोसेस और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का रोल क्या है और उसके बाद लिक्विडेशन की प्रोसेस क्या है, इन पर भी आगे आपके साथ हम बने रहेंगे।